हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम फ्यूल्स के सभी 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टेलर के बारे में, एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनका बिजनेस स्टडीज़ यानी कि मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, जिन्हें मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और 5 टेक्निक्स दिए हैं, साइंटिफिक टेक्निक, जिसको यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प मिलती है। नॉर्मली बुक्स के अंदर पहले जो है फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स दिए होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले फ्यूल की टेक्निक्स पढ़ेंगे। देखिए, फ्यूल का जन्म 1856 में यूएसए में हुआ था, यानी कि यूएसए के रहने वाले थे, और 1878 में उन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ज्वाइन की थी। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि फ्यूल और टेलर के बीच में डिफरेंस ये है कि फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं वो दिए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी कि जिन प्रिंसिपल्स को टॉप लेवल मैनेजर यूज़ कर सकता है। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर क्योंकि खुद लोअर लेवल मैनेजर्स में काम करते थे तो और डायरेक्टली वर्कर से रिलेटेड थे, तो इसलिए उन्होंने वर्कर्स की एफिशिएंसी साथ के साथ जो रिसोर्सेज है उसके यूटिलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो ये प्रिंसिपल लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए दिए गए हैं, और ये टेक्निक्स भी, क्योंकि लोअर लेवल मैनेजर ही वर्कर से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो सबसे पहली टेक्निक जो है टेलर की वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए, वो उनका मानना क्या था कि जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें उनके ऊपर कभी भी प्लानिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो वर्क है वो अलग अलग होना चाहिए। और साथ ही साथ ये कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि सारी क्वालिटीज़ एक ही एम्प्लॉय में है। इसलिए उन्होंने इस बात पे स्ट्रेस दिया कि इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 4 अलग अलग जो फोरमैन हैं वो होने चाहिए, जिससे कि वो वर्कर्स को गाइड करें। देखिए, अब जैसे कि टेलर सजेस्टेड द डिवीज़न ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट्स में होनी चाहिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ही फेल्ट, वो सोचते थे, वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम बर्डन ऑफ प्लानिंग, यानी कि वर्कर्स पे प्लानिंग का बर्डन नहीं होना चाहिए। टेलर बिलीव दैट ऑल द क्वालिटीज़ कैन नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन, किसी भी एक आदमी में सारी क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। सो ही एडवोकेटेड पुटिंग अ वर्कर अंडर 8 फंक्शनल फोरमैन, यानी कि कितने फोरमैन होने चाहिए? 8, 4 अंडर ईच डिपार्टमेंट टू ऑर्डर एंड गाइड द वर्क। यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 अलग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 4 अलग। देखिए, अब इन्हें याद करते हैं कि इन्हें कैसे याद करेंगे। देखिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो 4 फोरमैन काम करते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करना होता है। तो एज अ वर्कर अगर हम सोचेंगे तो हमें इनके नाम याद करने में आसानी होगी। देखिए, एज अ वर्कर जब हम किसी फैक्ट्री में जाएंगे काम करने के लिए, अपने दिन की शुरुआत करने के लिए, तो सबसे पहले हम ये पता करना चाहेंगे कि हमें आज काम क्या करना है, यानी कि कौन कौन से काम आज हमें परफॉर्म करने हैं। तो हम सबसे पहले इंस्ट्रक्शन लेने के लिए जाएंगे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क पे कि आज के दिन हमें क्या क्या काम करना है। तो जो फोरमैन हमें ये बताएगा कि हमको क्या काम करना होता है, उसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक है। देखिए, अब मान लिया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ने हमें कुछ काम बताए, 4-5 काम बताए, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो काम करने की प्रोसेस का, स्टेप्स का पता होना चाहिए, जो बताएगा हमें रूट क्लर्क। देखिए, रूट का मतलब क्या है कि पहले आपको ये काम करना है, फर्स्ट काम, फिर सेकंड काम आपको ये करना है, और थर्ड काम आपको ये करना है। ठीक है। साथ ही साथ एज अ वर्कर हम ये सोचेंगे, हमें इंस्ट्रक्शन मिल गया कि क्या काम करना है, कितने काम हमें करने हैं, रूट क्लर्क ने हमें सीक्वेंस बता दी काम करने की। अब हम ये जानना चाहेंगे कि उस काम को करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करना है और कितने समय में वो काम पूरा करना है, क्योंकि हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो कि ये फंक्शनल फोरमैन डिसाइड करते हैं। तो जो फोरमैन हमें काम का टाइम और मटेरियल यूज़ बताएगा उसे बोलेंगे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है। और जो फोरमैन हमारे
काम करने के रूल्स को सेट करेगा। देखिए किसी भी काम को करने के कुछ ना कुछ रूल ज़रूर होते हैं, और जब आप रूल को फॉलो करेंगे जब ही ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगा। तो जो फोरमैन हमारे काम करने के रूल सेटअप करता है उसे बोलते हैं डिसिप्लिनरियन। क्लियर? तो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 फोरमैन होते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क हमें इंस्ट्रक्शन देगा, रूट कार्ड क्लर्क हमारे काम करने के सीक्वेंस को बताएगा, प्रोसेस को बताएगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क काम करने का स्टैंडर्ड टाइम और उसमें मटेरियल यूज़ कितना होगा, डिसिप्लिनरियन हमारे रूल सेटअप करेगा। देखिए अब हम आ जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने अपनी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पे एक पर्सन रेगुलरली हमें ऑब्जर्व करेगा हमारी काम की स्पीड को, कि हम कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं, क्योंकि काम की स्पीड को मेंटेन करना, जैसे कि पहले ही टाइम बताया जा चुका है कि एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो अगर काम की स्पीड को हम टाइम से फॉलो नहीं करेंगे तो काम वो स्टैंडर्ड टाइम में फिनिश नहीं हो पाएगा। तो एक फोरमैन का काम वहाँ पे ये होता है कि हमारी स्पीड को जज करता रहे। क्लियर? अब हुआ क्या कि एक वर्कर था जो कि स्पीड से काम नहीं कर रहा था, तो अब एक पर्सन वहाँ पे होता है जो कि 4-5 जितने भी एक वर्कर्स के ग्रुप के एज अ सीनियर काम करता है, जो उस ग्रुप का बॉस होता है, उसे हम बोलते हैं गैंग बॉस। तो उसने उस वर्कर की कंप्लेंट उस ग्रुप के गैंग बॉस से करी कि भाई ये पर्सन काम आपका टाइम पे नहीं कर रहा है, स्पीड से नहीं काम कर रहा है। गैंग बॉस का मेन काम होता है अपने ग्रुप के वर्कर्स को इक्विपमेंट्स, मशीनरी और मटेरियल प्रोवाइड करना। तो अब गैंग बॉस ने पूछा वर्कर से कि भाई आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वर्कर ने कंप्लेंट करी कि जिन इक्विपमेंट्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ख़राब है। तो अब गैंग बॉस क्या करेगा, एक पर्सन के पास जाएगा और उस मशीन के ख़राब होने की रिपोर्ट करेगा। जिस पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस मशीन को रिपेयर करे और देखे कि वो काम करने योग्य है या नहीं है, और उसे काम करने योग्य बनाए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रिपेयर बॉस की होती है। और बाद में वर्क के हो जाने के बाद प्रोडक्ट की या सर्विस की जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को जो फोरमैन चेक करता है उसे बोलते हैं इंस्पेक्टर। इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेलर सजेस्ट करते हैं 2 डिपार्टमेंट होने चाहिए, और 2 डिपार्टमेंट के अंदर 4-4 फोरमैन अलग होने चाहिए। इनके नाम आप लर्न जरूर करें। आगे हम पढ़ेंगे वर्क स्टडी। देखिए वर्क स्टडी के अंदर टोटल 4 स्टडीज़ को हम पढ़ते हैं। टेलर हमेशा एक ही बात कहते हैं कि आप किसी भी काम को किसी अपने एक्सपीरियंस पे ना करें, किसी के कहने से ना करें, उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, साइंटिफिकली टेक्निक्स लगाएं, तभी आप उस काम को पूरा करें। तो वर्क स्टडी के अंदर टोटल 4 स्टडीज़ कवर होते हैं जिन्हें हम सीक्वेंस से पढ़ते हैं। और पहली स्टडी है फटीग स्टडी। देखिए फटीग का मतलब होता है थकान। फटीग का मतलब होता है थकान। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर काम कर रहे हो वो उनमें थकावट ज़रूर होगी, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है, और हमें उनकी थकावट को दूर करने के लिए, यानी कि उन्हें दोबारा से ऐसा बनाने के लिए वो काम को कर पाएँ, उन्हें बीच में रेस्ट देना होता है। तो टेलर ने इसमें से क्या सजेस्ट किया है कि इस स्टडी के अंदर हमें उस रेस्ट इंटरवल की ड्यूरेशन कि वो कितने टाइम का होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड करने हैं, ये सब स्टडी फटीग स्टडी के अंदर बताई है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो रेस्ट इंटरवल होने चाहिए वो मैनेजर अपनी इच्छा से या अपने एक्सपीरियंस पे ना करे, उसे इसके पीछे एक साइंटिफिक स्टडी करनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई करना चाहिए, जो कि कैसे हो सकता है कि वो एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करे और वहाँ पे देखें कि अगर वो एवरेज वर्कर का मतलब जिस वर्कर की एफिशिएंसी एवरेज लेवल की है, यानी कि ना तो वो बहुत अच्छे से काम कर पाता है और ना ही बहुत ज़्यादा लो लेवल से, वो एक एवरेज एफिशिएंसी लेवल का वर्कर है। अगर वो थक जाता है तो उसे रिकवर होने में, अपनी एफिशिएंसी को, एनर्जी को वापस लाने में कितना समय लगता है, वो बार बार उसे ऑब्जर्व करे। उसके बाद मैनेजर को रेस्ट की ड्यूरेशन और नंबर्स को डिसाइड करना चाहिए। इसे हम बोलते हैं फटीग स्टडी। सेकंड आता है मेथड स्टडी। देखिए टेलर क्या कहते हैं कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड हो सकता है, और उस मेथड को सिलेक्ट करने के लिए
ऐसा नहीं है कि वो मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे यूज़ करे, सिलेक्ट करें। मैनेजर को किसी भी प्रोडक्शन करने के जितने भी मेथड्स होते हैं उन सबको एक बार ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करे, फॉलो करे और उन्हें ऑब्जर्व करे। जिस भी मेथड से बेस्ट प्रोडक्शन होता है, मिनिमम कॉस्ट के साथ अच्छी क्वालिटी आती है, मैनेजर को उसी प्रोडक्शन मेथड को यूज़ करना चाहिए। देखिए जैसे कि आप जानते हैं नॉर्मली प्रोडक्शन करने के दो मेथड होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव मेथड और लेबर इंटेंसिव मेथड। अब मैनेजर को क्या करना चाहिए कि वो दोनों ही मेथड के थ्रू अपने प्रोडक्शन को करवा के देखे अपने यहाँ, और जिस भी मेथड से अच्छी क्वालिटी और मिनिमम कॉस्ट के साथ प्रोडक्ट तैयार हो जाते हैं उसे वो मेथड अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेलेक्ट करना चाहिए। तो दिस स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड, कि कौन सा बेस्ट मेथड है जॉब को परफॉर्म करने के लिए उससे रिलेटेड। टेलर सजेस्टेड मेथड ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय रूल ऑफ थंब। देखिए रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जब आप अपनी इच्छा से, किसी के कहने से, अपने आप बिना किसी साइंटिफिक अप्रोच के कोई चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं रूल ऑफ थंब। और टेलर सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच के पक्ष में रहे हैं हमेशा, कि हम कोई भी टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी डिसीजन एक्सपीरियंस के बेस पे, एक्सपीरियंस और अपनी इच्छा के बेस पे नहीं होना चाहिए। आप पहले उसे करके देखें, अगर वो अच्छा है तो उसे सिलेक्ट करें, अदरवाइज नहीं करें। तो दो स्टडी पढ़ चुके हैं हम वर्क स्टडी के अंदर, फटीग स्टडी, नंबर ऑफ एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल, मेथड, बेस्ट मेथड सिलेक्शन बाय साइंटिफिक अप्रोच। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइम स्टडी के अंदर। देखिए टाइम स्टडी के अंदर टेलर ने क्या बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है, कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 मिनट लगेंगी, 3 मिनट लगेंगी, 4 मिनट लगेंगी। और ये डिसीजन भी मैनेजर अपनी विश पे ना ले, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं लेना चाहिए। उसे इसके लिए भी एक स्टडी कंडक्ट करनी चाहिए। इस स्टडी को कैसे कंडक्ट करें कि वो अलग अलग वर्कर्स को जब वो काम कर रहे हैं तो उनके टाइम को ऑब्जर्व करें कि वो कितने समय में प्रोडक्ट को बना लेते हैं। और एक एफिशिएंट वर्कर जो एवरेज एफिशिएंसी का वर्कर है वो जितना समय लेता है उसी को एज अ स्टैंडर्ड टाइम हमें सिलेक्ट करना चाहिए। क्लियर। लास्ट स्टडी है वर्क स्टडी के अंदर, देखिए मोशन स्टडी। मोशन का लिटरली मीनिंग होता है मूवमेंट। देखिए जब वर्कर्स प्रोडक्शन करता है तो उसे कई बार बहुत सारे मूवमेंट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले टेलर ने बताया कि जितने भी मूवमेंट्स प्रोडक्शन की प्रोसेस में होते हैं उन मूवमेंट्स की स्टडी करें कि कौन से मूवमेंट प्रोडक्टिव हैं और कौन से अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हैं, क्योंकि कई बार ऐसे मूवमेंट हो सकते हैं जो अनप्रोडक्टिव है, जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एक वर्कर का टूल बॉक्स ज़मीन में रखा हुआ है और वो किसी टेबल पे कोई मशीनरी रिपेयर कर रहा है और उसे अपने टूल्स को लेने के लिए बार बार नीचे बेंड होना पड़ता है, तो उसका वो जो बेंड होने का मूवमेंट है वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। उसको कैसे दूर किया जा सकता है कि एक स्टूल लें और स्टूल पे वो टूल बॉक्स रखें तो उस को वहाँ से वो टूल्स लेने के लिए बार बार बेंड नहीं होना पड़ेगा और टाइम सेव हो जाएगा। तो मोशन स्टडी के अंदर बात की गई प्रोडक्टिव मोशंस और अनप्रोडक्टिव मोशंस की। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन से प्रोडक्टिव मोशंस हैं और कौन से अनप्रोडक्टिव, और जो भी अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं उन्हें रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने दो स्टडी टेक्निक्स पढ़ी हैं टेलर की। सबसे पहली फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसके अंदर वो बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डिपार्टमेंट होने चाहिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसके अंदर 4 अलग अलग फोरमैन होंगे वर्कर्स के लिए। फिर बात करी वर्क स्टडी के अंदर 4 स्टडी, फटीग स्टडी, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। मेथड स्टडी के अंदर किसी भी वर्क को करने का सिर्फ एक बेस्ट मेथड होता है जो कि साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू चूज़ करना चाहिए। साथ के साथ जो स्टैंडर्ड टाइम है वो भी साइंटिफिक अप्रोच के साथ सिलेक्ट करना चाहिए। और मोशन स्टडी के अंदर प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मोशंस को अलग अलग करना। देखिए अब आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट की ही मेंटेन ना करें। टेलर ने इसमें कहा कि अगर आप अपने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ही सारा
स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन मीन सेटिंग अप स्टैंडर्ड फॉर साइज, टाइप, वेट, मेजर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आप हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट करें कि कितने साइज का प्रोडक्ट होगा, अगर आपके कोई प्रोडक्ट किसी साइज में होता है, टाइप, वेट, मेजर, हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करें। और स्टैंडर्ड सेट करने के लिए भी आपको साइंटिफिक अप्रोच को यूज़ करना है, अलग अलग वर्क स्टडी करनी है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर? टू सेटअप स्टैंडर्ड वर्क स्टडी टेक्निक मस्ट बी डन। स्टैंडर्डाइजेशन ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन ऑल बिजनेस एक्टिविटी। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या है? देखिए, आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपके प्रोडक्शन में नंबर ऑफ प्रोडक्ट वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो टेलर ने इस बात को एम्फेसिस किया कि आप जो अननेसेसरी वेराइटीज़ हैं उन्हें रिमूव कर दें। फिर क्या होगा कि आपके पास जो कम वेराइटीज़ बची आप उन्हीं पे फोकस करें और आपका एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज होगा। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है रिडक्शन इन वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट। जो एक्स्ट्रा वेराइटीज़ हैं उन्हें रिमूव कर दें, उसे बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। अब फोर्थ जो टेक्निक टेलर ने दी उसका नाम है डिफरेंशियल फीस वेज सिस्टम। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले जो वेजेस वर्कर्स को प्रोवाइड की जानी है वो पीस वेज होनी चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू पर यूनिट। और एफिशिएंट और अनएफिशिएंट वर्कर को, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को अलग अलग रेट पे वेजेस प्रोवाइड करने की बात टेलर ने इस टेक्निक में कही है। कि जैसे कि आपने डिसाइड किया, आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया प्रीवियस टेक्निक में कि एक वर्कर एक दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई वर्कर उस स्टैंडर्ड से कम प्रोडक्शन करता है, उसने 8 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, इट मीन्स कि वो इनएफिशिएंट वर्कर है। और अगर कोई वर्कर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो इट मीन्स वो एफिशिएंट वर्कर है। तो इन्होंने टेलर ने इस टेक्निक में ये बोला कि जिसने 8 यूनिट बनाई हैं, इनएफिशिएंट वर्कर को कम रेट पे वेजेस प्रोवाइड करनी है, यानी कि उसे अगर आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट 50 का है तो उसे 40 के रेट पे प्रोवाइड कीजिए, और जो एफिशिएंट वर्कर है उसे 60 के रेट पे प्रोवाइड कीजिए। इससे क्या होगा कि जो एफिशिएंट वर्कर है वो मोटिवेट होगा और अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए मोटिवेट होगा। क्लियर? और जो इनएफिशिएंट वर्कर है उसे भी ये लगेगा कि मुझे भी एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए। और लास्ट टेक्निक जो कि टेलर ने दी है वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। इसके अंदर क्या बात की गई है कि टेलर ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप होते हैं, मैनेजर और वर्कर्स। दोनों ही हमेशा एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं जर्नली। कैसे? मैनेजर हमेशा ये सोचता है कि वर्कर्स जो हैं काम नहीं करते हैं, बातचीत करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, केयरफुली काम नहीं करते हैं। और वर्कर्स मैनेजर के बारे में सोचते हैं, अपने जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, कि भाई ये हमें ज़्यादा काम करवाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पेमेंट नहीं करते। नॉर्मली ये थिंकिंग होती है। तो टेलर ने इस टेक्निक के अंदर ये कहा कि इस तरह की थिंकिंग दोनों ग्रुप के अंदर नहीं होनी चाहिए। दोनों को ही अपने मेंटल स्टेटस को एक दूसरे के लिए, अपनी सोच को एक दूसरे के लिए बदलना चाहिए। तो टेलर सजेस्टेड, सबसे नीचे वाली लाइन में, टेलर सजेस्टेड दैट देयर इज नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप टुवर्ड ईच अदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहाँ पे ख़त्म होती हैं टेलर्स की सभी टेक्निक्स। आगे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टेलर्स के प्रिंसिपल। थैंक यू।